हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर सम गुड बैच जहाँ पे आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमारा एवेंजर बैच चल रहा है। 2024 के लिए बैच है, 2025 के लिए विजेता बैच है। दीज आर द फीचर ऑफ दिस कोर्स। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रेपरेशन के अंदर। इट्स रीजनेबल प्राइस के ऊपर इतना क्वालिटी कंटेंट, 7 बुक्स एट योर होम, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग इज देयर। तो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उससे अलावा क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, अगर आपके कोई जानने में इनकी तैयारी कर रहा है तो यू कैन रिफर क्लैट पॉइंट टू देम। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। देखो सबसे पहले ना एक अभी बहुत मतलब अच्छी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ भी है, प्लस अभी काफ़ी न्यूज़ में ये है भी कि यूके ने ना अपनी न्यू इलीगल माइग्रेंट लॉ लेके आई है। क्या लेके आई है? अपना एक नया माइग्रेंट लॉ लेके आई है, जो कि इलीगल माइग्रेंट जो यूके में आते हैं उनके लिए कुछ कानून सख्त किए गए हैं। देखो होता क्या था ना कि पहले यूके के अंदर बहुत सारे लोग असाइलम लेने के लिए पहुंच आते थे और यूके जो है उनको कहीं ना कहीं रख लेता था। बट अभी कुछ ऐसा यूके ने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिससे कि वो ये चीज़ रोकेंगे। हम आगे बढ़े ना उससे पहले मैं आपको कुछ अंतर समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असाइलम सीकर, रिफ्यूजी एंड इलीगल माइग्रेंट्स? तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले असाइलम सीकर तो वो बंदा है जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। ये बंदा वो इंसान है जो ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में आके कह रहा है। असाइलम सीकर कैन बी फ्रॉम एनी कंट्री, मतलब वो किसी भी कंट्री में बस अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसके जो होम स्टेट है वहां पे उसकी लाइफ को खतरा है, तो वो असाइलम सीक कर रहा है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अभी वो उस कंट्री में जाके रह नहीं रहा है, रिफ्यूजी नहीं बना है, ठीक है। बहुत ही थिन डिफरेंस है असाइलम सीकर एंड रिफ्यूजी में। आप ये समझ लो, एवरी रिफ्यूजी इज एन असाइलम सीकर, बट एवरी असाइलम सीकर रिफ्यूजी नहीं होता है, ठीक है। रिफ्यूजी कौन होते हैं? ये वो बंदे होते हैं जो अपने कंट्री से सताए हुए होते हैं और सामने वाली कंट्री में मदद के लिए ये आ जाते हैं और फिर सामने वाली कंट्री में इनको रखा जाता है, तो ये रिफ्यूजी होती है। अब एक तीसरा टर्म होता है इलीगल माइग्रेंट्स। अब इलीगल माइग्रेंट्स क्या है? देखो आप इंडिया के कंटेक्स्ट में समझो, रोहिंग्यास को ना हम लोग रिफ्यूजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई म्यांमार में उनको तंग किया गया था। बट बांग्लादेश से जब कोई मुस्लिम बंदा जब भाग के आता है तो उसको बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है बांग्लादेश में उनके अगेंस्ट में, वो अपनी स्वेच्छा से इंडिया में बेटर लाइफ के लिए आ रहे हैं। तो जो लोग बेटर लाइफ के लिए किसी कंट्री में स्विच करते हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स कहला जाते हैं। बाकी अगर अपने कंट्री में सताए जाते हैं तो रिफ्यूजी। और असाइलम सीकर हु इज लुकिंग फॉर एन असाइलम फॉर वेरियस रीजंस, उसमें एक घर पे सताया हुआ या लाइफ थ्रेट का भी खतरा हो, इस तरीके की चीजें। आप बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को देखते हो कि वो असाइलम सीक करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। अब यूके ने अपना क्या कानून बनाया है? यूके ने ना देखो, बोट से जो लोग उनके देश में आते थे उनके लिए कानून ये बनाया है कि भैया अब तुम यूके में नहीं आ सकते हो। अगर तुम बोट से यूके में आ रहे हो रिफ्यूजी बनकर, तो तुमको वापस तुम जिस कंट्री से आए हो ना वहीं भेज दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बंदरा यूके के अंदर बोट से आता है तो उसको वापस उस कंट्री में भेज दिया जाएगा जहां से वो आया है, अगर पकड़ा गया तो, ऑफ कोर्स जब पकड़ा गया तो। और जस्ट इन केस वो नहीं पकड़ा, मतलब जस्ट इन केस सेम कंट्री में नहीं जा पाता है किसी भी कारण से, तो उसको रवांडा भेज दिया जाएगा। रवांडा एक आपका अलग कंट्री है अफ्रीका के अंदर, आप यहाँ पे इसको ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर रवांडा में क्यों भेज दिया जाएगा, रवांडा वाले क्यों एक्सेप्ट करेंगे किसी को फ्रॉम यूके? तो देखो इसके लिए यूके की सरकार ने रवांडा के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके लिए वो उनको पैसा देती होगी। तो ये नया जो कानून है यूके का वो ये है। इसमें और भी चीज है, जैसे कि अगर आपको बोट से आते हुए पकड़ लिया गया तो आपको लाइफ टाइम बैन लग जाएगा यूके में। आप कभी भी यूके की रेजिडेंसी चाहते हो, आप वहाँ की मेंबरशिप चाहते हो, आपको नहीं मिलेगी। ऑल्दो देयर इज अ एक्सेप्शन टू इट। एक्सेप्शन क्या है? जैसे कि मान लो कोई बंदे को सीरिया में तंग किया गया है, तो वो सीरिया से डायरेक्ट भाग के यूके आ रहा है, तब उसको रिफ्यूजी बना दिया जाएगा या फिर तब उसके ऊपर सोच विचार जाया जा सकता है। बट अब ये 3-4 कंट्री से भाग भगा के छुपा छुपा के आएगा तब नहीं रखेंगे। तो ये वाली चीज है कि जो बोट से देखो जब कोई आता है ना तो वो डायरेक्ट एक कंट्री से तो आता नहीं है, वो 4-5 टुकड़ों में आता है, अलग अलग जगहों से भाग के आता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको रोक लगा दी गई है। वैसे देखो तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ना, वो काफी ज्यादा यूके का इस पर्टिकुलर लॉ पे क्रिटिसिज्म कर रही है। क्यों कर रही है? देखो
क्या हो रहा है, आप एक एग्जाम्पल की इसको माध्यम से हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक रोहिंग्या व्यक्ति है, इसका नाम है आर, ये भाग के यूके जाता है क्योंकि इसको अपने देश में खतरा है। अब ये बोट से जाता है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल चल रहा है, अब ये बोट से जाता है, यूके की पुलिस ने इसको पकड़ लिया, इसको वापस भेज दिया गया कहाँ, म्यांमार में। अब रोहिंग्यास को तो परसिक्यूट किया जा रहा है म्यांमार में, तो ये बंदा जैसे ही म्यांमार पहुंचेगा इसको मार डाला जाएगा। तो ये भाई इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं यूके का सब लोग कि यार आप तो भाई अगले को मरने के लिए छोड़ रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि तुम उस कंट्री में, सेम कंट्री में जाओ, मतलब आप मार दोगे। लेकिन वैसे तो इन्होंने रवांडा वाला भी इसमें डाला है कि रवांडा भेजेंगे, लेकिन अब ये भी कि कितने लोगों को रवांडा भेजेंगे, ज़्यादा को तो सेम कंट्री में भेज सकते हैं, तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, देखो यूके जो है ना 1951 का रिफ्यूजी जो कन्वेंशन है उसका मेंबर है, मतलब उसका सिग्नेटरी है, नॉट मेंबर, उसको साइन किया हुआ है यूके ने। उसमें एक क्लॉज है, वो ये है कि अगर किसी बंदे को लाइव थ्रेट है और वो आपके कंट्री में आ रहा है तो आप उसको रिफ्यूजी का स्टेटस दो। तो यहाँ पे तो आप सिग्नेटरी हो, बट यहाँ पे आप कुछ और बात कर रहे हो। वैसे तो अश्नीर जो कहते हैं ना, ये सब दोगलापन है, यूके का असली दोगलापन तो यहाँ है भाई। जब रोहिंग्यास का मामला था और इंडिया में रोहिंग्यास आ रहे थे तो हमारी सरकार जो है वो मना कर रही थी कि भाई हम नहीं रख पाएंगे। और इसके पीछे पर्सपेक्टिव क्या होता है कि पहले भाई अपने घर का खाना हम घर के लोगों को तो खिला दें, फिर हम बाहर वाले लोगों को खिलाएंगे। तो वो वाली चीज़ है कि भाई पहले अपने देश का तो डेवलपमेंट कर लें, फिर बाहर वालों को रखेंगे। तो ये वाली चीज़ थी। तब यूके जो है ना बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहा था हमारे इंडिया का। अब देखो क्या कर रहे हैं खुद। दूसरी चीज़ ना, अभी क्या हो रहा है यूके में ना, देखो रिफ्यूजीज़ की संख्या बढ़ रही है और आपको जान के ताजुब होगा कि वहाँ की जो लोकल जनता है ना, उनके मन में कहीं ना कहीं रिफ्यूजीज़ के प्रति हेटरेट क्रिएट हो रहा है और इस हेटरेट के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ जनता है जो ज़्यादा संख्या में है, उनका कोई एक विचार है, उनका ये विचार है कि रिफ्यूजीज़ को हमारे देश में नहीं रखना चाहिए, तो पॉलिटिक्स वाले भी उनका फेवर कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा इनके बैकिंग में रहें। तो ये भी पॉलिटिक्स भी हो रही है वहाँ पे, ऐसा कहा जा रहा है काफ़ी सारे विशेषज्ञों के द्वारा। तो ये था ये वाला आर्टिकल। फिर आज का न्यूज़पेपर से द हिंदू के फ्रंट पेज में आया है, 3 हेल्ड आफ्टर बिहार मैन लिंच्ड फॉर कैरिंग बीफ। तो ये तो न्यूज़ है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है, वो है मॉब लिंचिंग क्या होता है। एंड मॉब लिंचिंग पे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ टारगेटेड वायलेंस बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ये ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी हो सकता है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट लेवल पे भी हो सकता है। इसमें देखो क्या होता है, विक्टिम को पनिश किया जाता है लोगों के द्वारा। इट्स नॉट नेसेसरी कि विक्टिम ने जो किया है वो इलीगल है, बस ये उन लोगों को लगता है कि सही नहीं है, मॉरल वैल्यू पे सही नहीं है, लीगली सही नहीं है, ये ऐसा उन लोगों को लगता है, तो वो लॉ को अपने ओन हैंड्स में लेके सामने वाले को पनिश कर देते हैं। तो ये होता है मॉब लिंचिंग। ठीक है, हमारे देश में मॉब लिंचिंग के कॉज क्या हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है। एक तो देखो इंटॉलरेंस है लोगों के अंदर। ठीक है, इंटॉलरेंस मतलब कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे करता है, ये कहीं ना कहीं आपको हर एक जगह पे इसके एग्जाम्पल दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई हर लोग अपने रिलीजन को लेके इतना मतलब सख्त हैं कि जैसे ही कुछ भी उनको लगता है तो बहुत इंटॉलरेंट हो जाते हैं और फिर वो उस पर अटैक कर देते हैं। मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी कुछ समय पहले, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, मतलब बीफ को लेके और इन सब को लेके तो मॉब लिंचिंग होती ही रहती है। विच क्राफ्ट को लेके मणिपुर में देखने को मिली थी। एक ना अभी उसको शब्द कुछ और बोलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारी जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ समय पहले गोल्डन टेम्पल के बाहर ना एक बैगर था जो कि शायद मानसिक रूप से सही नहीं था। उसने कुछ जो है वो सिख रिलीजन के अगेंस्ट में एक्टिविटी करी थी। उसके बाद हुआ क्या कि उसको वहाँ के लोगों ने मार दिया। उन्होंने बोला कि ये सिख रिलीजन के अगेंस्ट में इसने किया है, अपमान किया है। बाद में पता पड़ा कि वो बंदा जो है वो मेंटली इल था। तो भाई मेंटली इल बंदे का तो क्या ही दिमाग हो सकता है और वो क्यों ही जान के कुछ ऐसा करेगा। तो ये वाली चीज़ है। इसको क्रिमिनल लॉ में एक शब्द है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इंटॉलरेंस है, बायस है, लोगों के अपने थॉट्स हैं वो उसी के ऊपर वर्क करते हैं। काउ विजिलेंटिज्म, स्पीडी जस्टिस नहीं है, मामला चलता है तो चलता रहता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इनएफिशिएंट है, तो ये भी एक कारण है। मॉब लिंचिंग के टाइप्स क्या होते हैं, तो देखो कम्युनल बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड, विच क्राफ्ट, चुड़ैल, ये सब। ऑनर किलिंग जो होता है, आपने NH-20 मूवी देखी होगी अगर, अनुष्का शर्मा वाली, तो आपने देखा होगा ये। बोविन रिलेटेड मॉब लिंचिंग, सस्पिशन ऑफ चाइल्ड लिफ्टिंग कि भाई बच्चा को उठा रहे हैं,
थेफ्ट की चोरी करी है भाई मारो। तो ये वाली कुछ एग्जाम्पल्स हैं मॉब लिंचिंग के। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, हमारे फंडामेंटल राइट्स में देखें तो क्या कोई वायलेशन है? तो बिल्कुल, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने की बात करता है। इसके अलावा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल 14 एंड 15 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी वायलेशन है। देखो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आपसे डाल दिया है क्वेश्चन कि मॉब लिंचिंग जो है इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। आपके सामने यहाँ पे 4 आर्टिकल्स लिख दिए। अब आपने भाई उसने कुछ यहाँ पे डाल दिया 30, आर्टिकल 30, तो आप कहो यार ये नहीं ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स हैं, उस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का भी तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एक वर्डिक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉब लिंचिंग जो है बिल्कुल सही नहीं है और ये जल्द से जल्द रुकना चाहिए। दिस इज नथिंग जस्ट अदर देन मॉब वायलेंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी पीएम फ्लैग्स अटैक ऑन टेम्पल्स इन ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत बार इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स पे भी कुछ दिन पहले देखने को मिला था, तो उसी को यहाँ पे चर्चा किया है। बाकी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन भी पूरा आर्टिकल हमने कल ही डिस्कस किया है डिटेल में, तो वो रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशन पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छे हुए हैं एंड वी होप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन है प्राइम मिनिस्टर, तो एंथोनी एल्बनीज, ठीक है। पाकिस्तान इन परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ क्राइसिस, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी डामाडोल हो चुकी है। पहला तो देखो एक कारण है फ्लड। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में फ्लड आए थे, तो फ्लड के वजह से ना वहाँ पे लोकल लेवल पे बहुत नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, इकोनॉमी का नुकसान हुआ, लोगों के सामानों का नुकसान हुआ, तो वो एक बड़ा मेजर कारण रहा। दूसरा जो है एक अभी रिसेंट आप वहाँ पे समझ सकते हो डेट वाला, इतना उधार अलग अलग कंट्री से ले रखा है जिसके वजह से प्रॉब्लम है। और डेट में सिर्फ उधार ले रखा है ये प्रॉब्लम नहीं है, उधार मिल भी नहीं रहा था, क्योंकि ये लोग जो हैं आपके FATF की जो रेड लिस्ट थी उसमें थे, याद होगा आपको, तो इस वजह से इनको लोन भी नहीं मिल रहा था। चलो FATF का हेडक्वार्टर कहाँ, यही बताओ कमेंट सेक्शन में आज। इसके बाद तीसरा कारण है ISI आर्मी। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि वहाँ पे इकोनॉमी की हालत ख़राब है, लेकिन वहाँ की आर्मी या ISI ने किसी ने रेंज रोवर गाड़ियाँ जो होती हैं सबसे टॉप मॉडल वो 8-10 मंगवाई हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है। तो ये होता है कि भाई एलोकेशन ऑफ फंड नहीं है। चौथा, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो कहने के लिए है, कोई स्टेबल सरकार नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो कोई इकोनॉमी की बात नहीं करता, शॉर्ट टर्म विजन होता है। शॉर्ट टर्म विजन जैसे देखो क्या है, किसी को पता है मुझे 2.5 साल ही काम करना है, 3 साल ही रहना है, 2 साल ही रहना है, इमरान खान तो और कम रह पाए, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉलिसी को वर्क करने के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10 साल दिखने चाहिए, कुछ नहीं तो 6-7 साल तो लगेंगे ना चेंज लाने के लिए, एक दिन में थोड़ा हो जाएगा। तो भाई कोई इतने समय के लिए कोई रह ही नहीं रहा है। जैसे कि आज की डेट में विदाउट एनी रिलीजियस बायसनेस, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यार। पहले ना देखो गुंडागर्दी थी, ऑफकोर्स थी। आप पहले यूपी का जो मिर्जापुर वाला जो ये सीरीज़ है ना, आप उससे बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, और एज ए यूपीएन मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में ड्रास्टिक चेंज आया है आफ्टर योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए। तो यहाँ पे मेरा कोई बायसनेस नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रेजिंग द लॉ एंड ऑर्डर वाला थिंग। बाकी चीज़ों में डिबेटेबल है, डेवलपमेंट, जॉब एक्सेट्रा, बट लॉ एंड ऑर्डर में चेंज आया। लेकिन ये 2 दिन में 3 दिन में नहीं हुआ। जब योगी जी ने अच्छा 4-5 साल बिताया उसके बाद चीज़ें हुई हैं। तो यही चेंज तब आता है जब समय के लिए कोई एक जगह स्टिक करता है, बट अब वहाँ पे क्या कोई सरकार ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। तो इस वजह से वहाँ पे एक क्राइसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, ऐसे आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर